धन्यवाद अंकित जी। इसी क्रम में मैं आगे हमारे विशारद की छात्रा श्रीमती नीना दानी को आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने मनोविकार के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन बनाया है। श्रीमती नीना दानी। जय गणपति जी। समस्त गुरुजनों एवं सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं नीना दानी आईकास ग्वालियर चैप्टर की विशारद सेकंड की छात्रा हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में आपके ज्ञान की गागर से मैं अपने ज्ञान के सागर से मैं अपनी गागर में कुछ भरने का प्रयास कर रही हूँ। ज्योतिष के दृष्टिकोण से मनोरोग या मानसिक विकार जैसे सेंसिटिव विषय पर कुछ कहने का मैंने प्रयास किया है। उसमें हुई त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले हम मनोरोग समझेंगे। मनोरोग शब्द एक शिथिल व उथला शब्द है। ये हमारे दैनिक जीवन में आचरण की कुछ उन विविधताओं को सूचित करता है जिन्हें कुछ परिस्थितियों में रीति विरुद्ध माना जाता है। हम सभी दैनिक जीवन में विविध परिस्थितियों में उत्तेजना, क्रोध, खिन्नता तथा अवसाद का अनुभव करते हैं। वातावरण में बदलाव के कारण मानव व्यवहार में इन विविधताओं को सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। ये प्रतिक्रियाएं जब परिस्थिति व सामान्य मानव व्यवहार में अति अवांछनीय व अगम्य हो जाएं, तो इसे मनोरोग या मानसिक विकार का नाम दिया जाता है। अरे प्रोग्राम चल रहा है ना ऑल इंडिया लेवल का यार, ज्वाइन करो अपना शानदार। अब मनोरोग के कुछ ज्योतिषीय आधार। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। चिकित्सा शब्दावली इसकी हम क्या समझते हैं। मनोचिकित्सा मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधित विकारों के निदान, उपचार और रोकथाम पर केंद्रित दवा की शाखा है। एक मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य में माहिर होता है, जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार भी शामिल हैं। मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक समस्याओं के मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं का आकलन करने के लिए योग्य है। चिकित्सा लोग कई कारणों से मनोरोग सहायता चाहते हैं। समस्याएं अचानक भी हो सकती हैं, जैसे पैनिक अटैक, भयावह मति भ्रम, आत्महत्या के विचार या कुछ ऐसी आवाजें सुनना जो वास्तव में नहीं है। वे अधिक दीर्घकालिक हो सकते हैं, जैसे उदासी, चिंता, निराशा, जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम डिप्रेशन। उसमें ऐसी समस्याएं जो असल में हैं ही नहीं। सर स्लाइड प्लीज। इनसे प्रतीत होता है कि मानसिक रोग के अधिकांश योग केवल साधारण है। इन योगों के कारण रोग कब होगा ये नहीं बताया जा सकता। इसके साथ ही विविध वर्ग कुंडलियों का उपयोग भी नहीं मिलता है, जिनसे कोई योग अपनी महत्ता खो देता है। अतः हम उन तथ्यों को तलाशेंगे जो हमारे सामान्य व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक सामान्य मनुष्य की कुंडली में जो एक अच्छे योग बने होते हैं, उनको तलाशेंगे कि इस तरह के रोगियों की कुंडली में वह योग हैं या नहीं है। उसके बाद हम उन तथ्यों के पीड़ित होने के प्रकार तथा विस्तार देखकर असामान्य व्यवहार का पता लगाएंगे। किसी जातक के मानसिक स्वास्थ्य को आंकने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे कि क्या बिंदु होने चाहिए। चंद्रमा सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का जो है वो है चंद्रमा। ये मन का कारक है। इसका दुर्बल या बली होना किसी की मानसिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। ये दूसरों के प्रति अनुराग, भावनाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, मानसिक योग्यता आदि का सूचक है। और इस प्रकार की बातें किसी गणितीय तर्क पद्धति पर नहीं चलती। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा मन एक साफ सुथरा मन किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। फिर दूसरा हमारा फैक्टर है जो बुध है। ये नाड़ी मंडल, शिक्षा, ज्ञान शक्ति एवं व्यवहार की समझ एवं जटिलताओं को दर्शाता है। इसका शत्रु चंद्रमा है। मन का विवेक एवं ज्ञान से गहरा योगी प्रतियोगी संबंध है। तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु। सबसे शुभ ग्रह गुरु विचारों की परिपक्वता एवं बुद्धिमत्ता का कारक है। गुरु जबकि बुध के लिए सम है, परंतु बुध गुरु का शत्रु है। बिल्कुल स्पष्ट है कि तर्क की कठोर सीमाएं बुद्धिमत्ता के प्रयोग को रोक सकती हैं। इसमें हमारा जो भाव इंपॉर्टेंट है वो पांचवा भाव। पांचवा भाव कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क तथा बुद्धिमत्ता का है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांचवें भाव व भावेश का पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसको शुभ प्रभावों में होना जरूरी है। अब लग्न और मेष राशि।
मेष प्रथम भाव होने के कारण काल पुरुष का सिर है, और लग्न हमारे जातक का शरीर है जो कि प्रथम भाव है और जातक के सिर के रूप में उसको इंडिकेट किया है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोनों शुभ स्थिति में होना चाहिए। अब योग देखेंगे। इन तथ्यों के अतिरिक्त कुंडली में कुछ विशेष पाप तथा शुभ योग होते हैं जो मानसिक रोग को बढ़ावा देते हैं। पाप प्रभाव में हो तो मानसिक रोग बढ़ जाएंगे और शुभ प्रभाव में हो तो मानसिक रोग नहीं दृष्टिगोचर होंगे। सर स्लाइड प्लीज। कुछ अच्छे, बहुत अच्छे योग हैं और कुछ खराब हैं जो कि हम कुंडलियों में अलग अलग। केमद्रुम योग है जो चंद्र के दोनों ओर, चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह ना हो, तो ये एक प्रतिकूल योग है। स्वस्थ मन के लिए चंद्रमा को संबल की आवश्यकता है। चंद्रमा के दोनों साइड में कोई ग्रह हो तो चंद्रमा को संबल मिलेगा। और जब चंद्रमा से दूसरे तथा 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ये कुंडली में मानसिक दुर्बलता का सूचक है। गज केसरी योग, चंद्रमा से केंद्र में गुरु हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। ये एक अति बली शुभ योग है। केंद्र में बैठे ग्रह एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा से केंद्र में बैठा गुरु चंद्रमा को बली बना देता है। चंद्रादि योग है, चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह हो तो ये शुभ है, और अगर ये पाप ग्रह हो तो ये बाधा डालते हैं। स्लाइड। अब जो हमारी शास्त्रीय बुक्स में जिनका वर्णन है कि गुरु लग्न में तथा मंगल सप्तम में हो अथवा विपरीत क्रम में हो, ये जातक तत्वों के हमारे सूत्र 151 है कि गुरु आदर्शवाद का ग्रह और मंगल आक्रामकता का है। अगर ये आमने सामने आते हैं तो ये जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। सप्तम भाव इन्वॉल्व है तो वैवाहिक जीवन, वरना तो वैसे हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालते हैं। इसी योग में मंगल की जगह अगर शनि हो तो पाप ग्रह की प्रकृति बदलने से आक्रामकता की जगह अवसाद की स्थिति बनेगी। शनि लग्न में तथा मंगल 5वें, 7वें या 9वें स्थान में हो। शनि लग्न में, सूर्य द्वादश भाव में, मंगल या चंद्रमा त्रिकोण में हो। शनि 12वें स्थान में क्षीण चंद्रमा के साथ हो। तो शनि, हमने जैसा कि शनि के साथ चंद्रमा की युति नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति देती है, और अगर ये द्वादश भाव में है तो वो प्रतिकूल भाव वैसे ही है। स्लाइड। शनि और द्वितीयेश की युति सूर्य या मंगल के साथ हो। शनि या मंगल की ओरा में जन्म हो। सूर्य चंद्र की युति 1, 5, 9 भावों में हो। गुरु केंद्र में हो। मांदी या गुलिक है वो सप्तम भाव में और ये पंचम भाव में, दोनों में हो तो यही फल मिलेंगे। राहु तथा चंद्रमा लग्न में हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण में हो। ये सारी स्थितियां हैं जो कि एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर की ओर ले जाती हैं। चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो। चंद्रमा के पीड़ित होने से मानसिक असंतुलन होगा। चंद्रमा तभी पीड़ित होगा जब वे दुर्बल हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो। विभिन्न ग्रहों से पीड़ित चंद्रमा का फल है कि सूर्य से है तो स्वभाव में तीक्ष्णता, झगड़ालू प्रवृत्ति। मंगल से तीक्ष्ण स्वभाव, आक्रामकता, हिंसक। शनि से बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एक सनक, उदासी, इस तरह का पागलपन हमको देखने को मिलता है। राहु से चालाकी, व्यवहार में विसंगति, अकारण भय, या फिर जो आत्मघाती प्रवृत्तियां, सुसाइड की ओर आजकल जो जा रहे हैं ज्यादातर, उसके हिसाब से। केतु से भी यही हमको देखने को मिले। बुध तथा गुरु पर पाप प्रभावी व्यवहार में असामान्यता लाते हैं। उदाहरण के लिए छठे स्थान में बुध और शनि के द्वारा दृष्ट हो तो किसी प्रकार का मानसिक विक्षोभ होता है। शनि गुरु या गुरु मंगल, हमने गुरु शनि या गुरु मंगल आमने सामने हो तो इसका वर्णन मैंने पहले किया है। और ग्रहों की अंशात्मक निकटता, कई बार ग्रह डिग्री वाइज इतने पास पास होते हैं कि उन पे प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब मैंने उदाहरण जो लिया है, ये उदाहरण, ये जो कुंडली है, प्रस्तुत कुंडली 1 जनवरी 1986 की है। सुबह 3:30 पर विदिशा मध्य प्रदेश में जन्मे जातक की है। जातक जन्म से मंदबुद्धि है। मानसिक असंतुलन की स्थिति जो है वो जन्म के प्रारंभिक महीनों में ही समझ में आने लगी थी। मेंटल डिसऑर्डर की समस्या का कारण हम समझने का प्रयास करते हैं। तुला लग्न की कुंडली बनती है और इसमें लग्नेश शुक्र हैं, वो तृतीय भाव में अस्त हैं, शत्रु की राशि में है, सूर्य के साथ हैं। लग्न जो कि जातक का है उसमें मंगल एवं केतु की युति है। लग्नेश शुक्र केतु के नक्षत्र में एवं लग्न में स्थित मंगल राहु के नक्षत्र में है।
गुरु शनि एवं मंगल से दृष्ट हैं एवं बुध शनि के साथ पापकर्त्री योग में है। देखने पे मालूम पड़ता है कि शनि 22वें दृष्टकांड के स्वामी भी हैं और 64वें नवांश के स्वामी भी शनि ही हैं। मन का कारक चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और केंद्रुम योग में है। शनि एवं राहु से दृष्ट है एवं बृहस्पति के साथ षडाष्टक संबंध में भी है। मेष राशि जो कि काल पुरुष के सिर को दर्शाती है, राहु केतु अक्ष में है एवं मंगल से दृष्ट है। 5वां भाव भी केतु से दृष्ट है। जातक की जन्म कुंडली में 5 ग्रह राहु केतु के नक्षत्र में है। सूर्याष्टक सर्वाष्टक वर्ग में भी 5वें भाव को 20 बिंदु मिले हुए हैं। हम इसकी दृष्टकांड कुंडली में देखते हैं तो दृष्टकांड में भी लग्न केतु से, राहु से, चंद्रमा से एवं बृहस्पति शनि से दृष्ट है। लग्न दमांश में भी चंद्रमा पीड़ित है, नवांश में भी 5वां भाव शनि मंगल से पीड़ित है एवं द्वादशांश में भी चंद्रमा राहु से, बृहस्पति बुध मंगल एवं केतु से दृष्ट है। फलस्वरूप जातक की मानसिक अवस्था बिगड़ी हुई है। मैंने एक दूसरा उदाहरण और लिया है। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। ये एक जातिका है जो कि जिनका जन्म 18 मार्च 2002 सुबह 8 बजे ललितपुर उत्तर प्रदेश का है। ये जातिका बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती और बचपन से ही वही बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति की शिकार है। इनका हम देखते हैं तो लग्नेश मंगल लग्न में है एवं पाप मध्यत्व में है। वे केतु की अधिष्ठित राशि का भी स्वामी है। चंद्रमा मन का कारक है एवं मंगल से युति बनाकर पाप मध्यत्व में है। लग्न जातक का शरीर है एवं मेष राशि काल पुरुष का सिर है। इसमें जातक के दिमागी असंतुलन की स्थिति साफ दिखाई देती है। मंगल 22वें दृष्टकांड के स्वामी है एवं चंद्रमा 64वें नवांश के स्वामी है और दोनों लग्न में ही विराजमान है। पंचम भाव बुद्धि, मानसिक योग्यता, विवेक का भाव है। पंचमेश की 12वें भाव में स्थिति एवं उस पर केतु की दृष्टि पंचम भाव एवं भावेश की कमजोर स्थिति को बयां करती है। पंचम भाव में भी अष्टक वर्ग के 20 बिंदु यही बताते हैं। बच्ची बोलने में असमर्थ है। हम देखेंगे कि द्वितीय शुक्र है वो 12वें भाव में क्रूर ग्रह सूर्य एवं केतु से पीड़ित है। द्वितीय भाव राहु केतु अक्ष में है एवं शनि से पीड़ित है। कारक बुध राहु के नक्षत्र में है एवं शनि की राशि में है और शनि के ही नवांश में है। आश्चर्य यह है कि चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि सारे ग्रह अंशात्मक रूप से एक समान डिग्री पे हैं। अब हम इसके D9 चार्ट और दृष्टकांड चार्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी वर्ग चार्ट में दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि चंद्र, मंगल, सूर्य एवं पंचम भाव सभी पीड़ित हैं। राहु केतु अक्ष में है एवं क्रूर ग्रहों से, मंगल एवं पंचम भाव राहु केतु अक्ष में है और क्रूर ग्रहों से दृष्ट है। एक सामान्य मनुष्य के लिए चंद्रमा एवं बृहस्पति की शुभ स्थिति, शुभ पंचकों में होना, लग्न, पंचम भाव एवं बुध सभी उनकी उत्तम मानसिक स्थिति में सहयोग करते हैं, परंतु विपरीत स्थिति उसकी दिमागी असंतुलन को बना देती है। यही समझाने का मेरा प्रयास है। मेरी तरफ से हुई त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गणपति। धन्यवाद। जय गणपति जी। किशोर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीना जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। किशोर चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। जी नीना जी, धन्यवाद आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं इसी क्रम में आगे संतानहीनता जैसे ही